जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दत्त सेंटर में। और आज हम लोग लुसेंट का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़ चुके थे जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में कुछ पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल में जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्घाट नहीं किया है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य कोई विवरण ही नहीं दे पाया, लिख ही नहीं पाया, पढ़ ही नहीं पाया। उस काल को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। जैसे हमारे इतिहास हुआ, इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल था जिसमें मनुष्य न तो लिखना ही जानता था, न ही पढ़ना जानता था, यानी कोई उसका साक्ष्य ही नहीं मिल पाया। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? उस दक्षिण नवपाषाण चमकीला धूसा काल को कहते हैं, जिस काल में पूर्व नवपाषाण काल पूरा लाल लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़ा नहीं जा सका मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है। यानी कि जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। यानी कि हमारा जो आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल था जिस काल में मनुष्य लिख तो पाया लेकिन पढ़ ही नहीं पाया कि वो लिखा क्या है, ऐसा मतलब विवरण मिलता है। और मानव का विकास जब हुआ, उस विकास के काल को हम लोग इतिहास कहा जाता है, जिसका विवरण लिखित रूप से है। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस, सबसे पहले जो है मानव का निर्माण हुआ था। मानव एक होमोसेपियंस नामक से प्राप्त हुआ था। होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ था। यानी कि जो होमोसेपियंस नामक मनुष्य का जन्म जो हुआ था वो आज से लगभग 30 से 40 हजार पहले की बात है। उस समय मनुष्य का जन्म हुआ, उस समय मनुष्य धरती पर आया। मुख्य आधार शिकार था, यानी कि उसमें मुख्य आधार उसका क्या था? शिकार करना था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के रूप में साधन थे। यानी कि जो आदि मानव थे वो शिकार का जो पालन किया करते थे, वो किस रूप में किया करते थे? तो वे लोग एक मनोरंजन के कार्य तौर पर किया करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा आज का आविष्कार आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। ये इसको याद करने की जरूरत है। आग का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ था? तो वो था पूरा पाषाण काल में। किसमें? पूरा पाषाण काल में। और पहिए का, जिसको इक्का होता है, इक्का के पहिए बनते हैं, उस तरह के इक्के के पहियों का जो विवरण मिलता है वो कब पाषाण काल? तो नव पाषाण काल में। ठीक है, मनुष्यों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उससे सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। यानी कि मनुष्यों का जब आगमन हुआ, मनुष्य जब आए तो सबसे पहले किस जानवर को लोग पालतू माने थे? तो कुत्ता को माने थे। यानी क्वेश्चन दे सकता है कि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू बनाया? तो उसे कुत्ता को बनाया। ठीक है, कुत्ता को बनाया। कुत्ता बड़ा वफादार होता है, कुत्ते को बनाया। अब अगर हमारा आता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, जिसका प्रयोग किसके लिए? मान लीजिए कोई लकड़ी काटने के लिए। सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले मनुष्यों ने किस धातु का प्रयोग किया था? वो तांबा धातु का। किस धातु का? तांबा धातु का प्रयोग किया था। किस रूप में? तो कुल्हाड़ी के रूप में। किस रूप में? कुल्हाड़ी के रूप में। ठीक है, कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल थी एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। यानी कि मानव ने सबसे पहले जो है अनाज को पाने का काम किया था, वो कहाँ से किया था? वो था आपका गेहूं का, लेकिन उसके बाद में फसल के रूप में किया था। और उससे क्या कि उसके बाद में जौ किया। लेकिन सवाल बनता है कि सबसे पहले उसने फसल का अनाज के रूप में, यानी कि भोजन के रूप में सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? तो चावल का। किसका प्रयोग किया था? चावल का प्रयोग किया। ठीक है, अब यह कहाँ से आपका अन्य जो उत्पादन स्थल है मेहरगढ़ पश्चिम बंगाल बलूचिस्तान में पड़ता है, यहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से नीचे इसका विवरण मिलता है। देखिए क्वेश्चन देता है
कि कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। यानी कि कृषि का सबसे पहले उद्गम स्थल कहाँ था, तो था मेहरगढ़ में। लेकिन अब जो है कोल्डिहमा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। यानी कि सबसे पहले यदि चावल का उत्पादन जो हुआ था, चावल सबसे पहले प्रथम बार उदाहरण कहाँ को मिलता है, तो मेहरगढ़ का। कहाँ, मेहरगढ़ का। लेकिन कोल्डिहमा जो है अब चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। यानी कि वो कोल्डिहमा से साक्ष्य का चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला है भारत में पूर्व स्तर युग के अधिकांशतः औजार सल्फेट यानी पत्थर से बने होते थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणिक कालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम स्थायी भारतीय पुरापाषाण काल कीर्ति की खोज की गई। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में सी एल कार्लाइल ने दिया था। यानी देखिए क्वेश्चन क्या हमारा होगा, क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन को बनाना। जैसे रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले किस व्यक्ति ने पुरापाषाण कालीन औजार की खोज किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया। कब किया था, तो 1863 में। कहाँ पे किया था, तो पल्लावरम नामक स्थान पे किया। ठीक है। अब क्वेश्चन देता है कि भारत में मध्य पाषाण कालीन के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था, तो वो दिया था आपका सी एल कार्लाइल ने। कब दिया था, तो 1867 में। कब दिया था, 1867 में। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता था। कि चीजें आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में नवपाषाणी कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व का 4000 वर्ष के बाद हुआ था। यानी कि 4000 वर्ष के बाद हमारे क्या हुआ कि इसके बारे में नवपाषाण कालीन के बारे में उदय हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता था, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। अब भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो किसका है, सिंधी भाषा का एक रूप है जिसका क्या अर्थ होता है, मृतकों का टीला। जिसका क्या रूप होता है, मृतकों का टीला। असम का श्वेत पुरुष गिबर भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवा कपि है। इसको छोड़िए। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल युग की एक बड़ी इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। इसके संबंध जोरबे संस्कृत से हुई है। इसके संबंध किससे हुई है, जोरबे संबंध से हुई। ठीक है। क्वेश्चन इससे बनता है। आगे है भारत में शिवालिक की पहाड़ या जीवाश्म का प्रमाण मिला है। यानी कि जो है भारत में जो है शिवालिक की पहाड़ियों का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, तो जीवाश्म का प्रमाण जो कहाँ से मिला है, शिवालिक की पहाड़ियों से। कहाँ से, शिवालिक की पहाड़ियों से। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफा के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में कौन सा गुफा शैल चित्र के लिए प्रकाशित हुआ था या प्रसिद्ध हुआ था, तो वो था भीमबेटका। कौन है, भीमबेटका। क्या है, भीमबेटका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देते हैं हम लोग। अगला नंबर आता है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी नदी में हुआ था। यानी कि सबसे पहले यदि भारत के हम पूरे बात करते हैं तो पूरे विश्व में सिंधु नदी का हुआ। जैसे हमारा भारत पहले पाकिस्तान ना, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे एक में ही थे। लेकिन यदि हम वर्तमान भारत की बात करें तो सबसे पहले जो है मनुष्य का प्रमाण मिला है वो कौन सी नदी घाटी से मिला है, तो नर्मदा घाटी नदी से। किससे है, नर्मदा घाटी नदी से। अब बताइए नदी घाटी का मतलब क्या अर्थ होता है, क्योंकि हम लोग रहे हैं बिहार का,
तो बिहार का जो पटना क्षेत्र है वो गंगा घाटी क्षेत्र में, चूंकि गंगा नदी के समीप में है, तो जो नदी के समीप होता है उसको गंगा, उस घाटी का मैदान कहता है। तो वही कहा है कि इसके बाद मनुष्य को सबसे पहले कहाँ पर मिला था, तो नर्मदा घाटी में। कहाँ पे? नर्मदा घाटी में। अगला है भारतीय नागरिक सेवा के आधिकारिक रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। ये तो ऐसे भारत का एक जातियों में विभाजन हुआ था, यह बात किसने किया था? रिजले ने किया था। किसने? रिजले ने किया था। अब सबसे महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक आता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता से चाहे कोई एग्जाम हो, 1-2 क्वेश्चन फिक्स एकदम रहता है, इससे कोई हटने वाला नहीं है। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषणीय पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सामान्य तिथि 2024 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व में मानी जाती है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है, यानी कि जो सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो किस आकार का है? तो सिंधु सभ्यता का जो आकार है एक त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुज के आकार का। ठीक है, त्रिभुज का आकार का है। अब देखिए ये कार्बन 14 पद्धति क्या है? तो कार्बन 14 पद्धति जो है एक सजीव और निर्जीव का एक निरीक्षण, सजीवों और निर्जीवों का एक क्या कहता है कि विवरण इसके द्वारा प्राप्त करता है। इसके द्वारा किसी चीज का, जैसे कि पुरानी चीजों का, पुराने अवशेषों का, इसके द्वारा कोई चीज का खोज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का है कि त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। अब हमारे इसका नक्शा पर देखते हैं कि नक्शे पर किस तरह का है। ठीक है, नक्शे को देखते हैं कि नक्शे पर किस तरह का है। ये रहा दोस्तों हमारा वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप हमारा कह रहा है कि जो सिंधु सभ्यता था वो सिंधु सभ्यता एक त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुज के आकार का था, यानी कि हमारा यहाँ से, ये हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ से लेकर के यहाँ गुजरात तक से लेकर के पाकिस्तान के इस क्षेत्र तक, यानी कि इस भाग का इस हिसाब से ऐसे था आपका। ठीक है, अब थोड़ा सा मैप में उतना हम जूम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपका इससे जूम करने के बाद में यहाँ पे इस तरह का था। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो आकार था कैसा था? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे फैला था और ऐसे लेकर के ऐसे फैला था, लगभग में एक त्रिभुजाकार था। ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो किस आकार का था? तो सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो कैसा? एक त्रिभुजाकार था। कैसा था? एक त्रिभुज के आकार का था। कैसा था? त्रिभुज के आकार का था। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? एक त्रिभुजाकार था। ये महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि सिंधु सभ्यता का जो आकार था कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसके बारे में कुछ थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं, इससे क्या क्या जानकारियां हमको मिली हुई है। ठीक है, सिंधु सभ्यता से नोट में है कि नोट में करा है कि तिथि निर्धारण की कार्बन 14 पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा 1946 में की गई। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 का मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। यानी कि जो है एक अमेरिका के विद्वान ने, अमेरिका के एक रसायन शास्त्री ने यह बतलाया कि जो कार्बन 14 पद्धति से हम कैसे पता कर सकते हैं यह कितना वर्ष पुराना है या कब का है। तो उसमें जितनी कम रहेगी कार्बन की मात्रा वो उतना ही क्या होगा? प्राचीन, यानी कि पुराना चीजें होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब किया था? तो 1921 में। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। यानी कि यह क्वेश्चन इससे क्या बनेगा कि सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, अगला हमारा आता है कि सर जॉन मार्शल यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक बने थे। 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नति नगरीय सभ्यता पाई जाने की विविधता घोषणा की थी। यानी कि सर जॉन मार्शल जो थे वो क्या थे? सर जॉन मार्शल ने ही यह 1924 में कहा था कि एक सिंधु सभ्यता जो विस्तार है
उसके बारे में धीरे धीरे गणना करना प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक प्राचीन पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था, जैसे हमारा ये इस तरह का एक होता है आपका दिशा। ठीक है, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ऊपर होता है उत्तर, यहाँ पे ये होता है दक्षिण, आपका ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिमी क्षेत्र, ये हो गया पूर्वी क्षेत्र। और आपको कह रहा है कि उत्तर में पश्चिम में क्या है, यानी कि पश्चिम दिशा में क्या है, तो दाशक नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर, दाशक नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में क्या, यहाँ पश्चिमी क्षेत्र में आपका देखिए सिंधु, जैसे हमारा भारत का विस्तार हुआ तो भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर में, नीचे में तमिलनाडु है, इधर आपका गुजरात पश्चिम में, इधर का है आपका अरुणाचल प्रदेश है, इस तरह का क्षेत्र इसका है। उसी प्रकार से इसका भी क्या है, इसी क्षेत्र के अनुसार जो इसका विस्तार था वो कहाँ तक था, तो उत्तर में कहाँ तक, दाशक नदी जो किसके, सुतका गेंडोर के, यानी कि बलूचिस्तान में स्थित था। पूर्वी स्थल हिंडन नदी, यानी कि इस क्षेत्र में कौन था, पूर्वी स्थल में आपका हिंडन नदी, यहाँ पर क्या था, हिंडन नदी पूर्वी स्थल में, जो कि कहाँ पे, आलमगिरीपुर में, जो कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में, अब जिला उत्तर प्रदेश का हिस्सा पड़ जाता है मेरठ। ठीक है, वर्तमान में क्या उत्तर प्रदेश में मेरठ में पड़ता है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी, यानी कि उत्तर में क्या था, यानी कि यहाँ पे क्या था, तो चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर में, उत्तर में जम्मू कश्मीर तक, और दक्षिण में पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमदाबाद जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र, यानी कि अब ये महाराष्ट्र में पड़ता। ठीक है, मैंने हम इसके विस्तार को देख लीजिए। उत्तर में कहाँ तक था, तो उत्तर में आपका था, जैसे कि ऊपर से हम देखते हैं उत्तर क्या था, उत्तर में आपका उत्तरी भाग जो था दाइमदाबाद जम्मू कश्मीर में। अब दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में मंदा है उत्तर में जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में कहाँ है, तो दाइमदाबाद कहाँ पड़ता है अब, तो वर्तमान में जो अहमदाबाद जिला महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके पश्चिमी क्षेत्र में क्या था, तो पश्चिमी जो क्षेत्र था वो था दाशक नदी, जो कि सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में था। और आपके पूर्वी क्षेत्र में क्या था, तो पूर्वी क्षेत्र में आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यह सिंधु सभ्यता का एक विस्तार है। क्या है, सिंधु सभ्यता का एक विस्तार है। अगला हमारा है, आगे हम देखते हैं, कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता या वैदिक सभ्यता नागरीय सभ्यता थी। संवैदिक सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, गढ़वाला हो गया, धौलावीरा और राखीगढ़ी और कालीबंगन हो गया। यानी कि सिंधु सभ्यता से हमारा भारत है। भारत में अभी वर्तमान भारत में जैसे दिल्ली आपका हो गया, पटना हो गया ना, बनारस हो गया और इलाहाबाद हो गया, इस तरह से कई ऐसे मतलब जगह हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। उसी तरह से जो है एक प्रसिद्ध नगर देखा जाए सिंधु सभ्यता में, तो प्रसिद्ध जो नगर था वो कौन कौन से नगर थे, मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, गढ़वाला था, धौलावीरा था, राखीगढ़ी था और कालीबंगन था। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, यानी कि स्वतंत्रता जब हमारा भारत आजाद हुआ तब, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे अधिक भारत के किस राज्य से हड़प्पा संस्कृति के बारे में जिक्र मिला है, तो है गुजरात से। किस गुजरात से, गुजरात से। आगे देखते हैं, नोट में दिया हुआ है कि पूरे लुसेंट का, देखिए दोस्तों हम पूरे लुसेंट का निचोड़ लेकर के आपके सामने आए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो कि हम उसका सही से निर्णय निकाल रहे हैं, तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के पास में इसे शेयर भी कर देंगे। ठीक है, अपने मित्रों के पास में शेयर कर दें और कमेंट में जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, ताकि उससे कमेंट से हम एक मोटिवेट होते हैं कि नहीं आपका कमेंट आ रहा है तो मुझे वीडियो बनाना चाहिए। आपको कैसा लगा वीडियो, ऐसा ही वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट में बोलिए कि हाँ सर ऐसा कुछ है, या जो भी कुछ है आप इसका जिक्र भी कर दिए। ठीक है, चलिए नोट में देखते हैं। नोट में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी से देखिए क्वेश्चन ये पूछता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था, तो था मोहनजोदड़ो। का था मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल, अब देखिए सिंधु सभ्यता की पूरी बात करेगा तो मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान चला गया है, लेकिन यदि हम भारत की बात करें कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन था सिंधु सभ्यता का, तो वह है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है, ककर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है,
घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो कि हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। यानी क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो वो था आपका मोहनजोदड़ो। लेकिन यदि क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारत में बड़ा स्थल कौन सा था, तो वो था राखीगढ़ी। किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे, और ये कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है। इसको याद करने की जरूरत है, ठीक है, हरियाणा में पड़ता है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने किया था। यानी कि इसकी खोज किसने किया था, तो सूरजभान ने किया था। कब किया था, 1963 में किया था। एक और जगह है लोथल एवं सुतका गेंडोर। लोथल एवं सुतकोटता, हालांकि सुतका गेंडोर होता है, लोथल एवं सुतकोटता सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। यानी कि लोथल जो था और सुतका गेंडोर था, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल था। क्या था, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल था। जूते हुए खेत और नक्सलदवारी ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। यानी क्वेश्चन पूछता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो है कालीबंगन से। कहाँ से, कालीबंगन से। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगन से। कहाँ से मिला है, कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः संवैधन सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.8 मीटर लंबा एवं 7.4 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। यानी कि एक क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पे मिला है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़े स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। सही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निकुंड। अग्निकुंड जो है, आगे हमारे कहता है कि अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ था, लोथल एवं कालीबंगन से। लोथल एवं कालीबंगन से, यानी कालीबंगन से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिलेगा, लोथल से क्या मिला, बंदरगाह मिला, और लोथल से कालीबंगन दोनों से क्या मिला, अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गौंड, चीता एवं भैंस विराजमान हैं। यानी कि आपका मोहनजोदड़ो से एक चीज और मिला हुआ है कि शील पर जो चित्र बनाए गए थे वो 3 देवता का मिलते हैं, और उन तीनों देवताओं के आसपास में इसको पशुपति नाथ कहा जाता था। यानी कि उसमें लोग उसको पशुपति नाम से जानते थे। और उनके जो आसपास में कौन कौन से जानवरों का साक्ष्य मिला है, तो था हाथी था, गैंडा था, चीता था एवं भैंस था। भैंस यानी कि भैंसा मतलब कि विराजमान, भैंसा विराजमान थे, ठीक है। अगला है मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक साक्ष्य मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। यानी कि एक क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति की साक्ष्य कहाँ से मिले। मूर्ति की साक्ष्य एक नर्तकी जो नाचती हुई एक औरत की साक्ष्य कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एवं पशु सिंह वाले पशु का अंकन मिलता है, जहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाई दिया है। यानी कि एक आयताकार चबूतरा था, उसमें जो पौधा निकला था, उस पौधे में जो है वो पौधा कहाँ था, तो एक स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा दिखाई देता है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पाया गया। और इसके अंतर्गत यह भी दिखा गया कि जो उसके अधिकतर जो मोहरे थे, उस मोहरे पर किस चीज का था, तो ये आपका सिंह वाला। सिंह में मतलब कि उसके पास 2, जैसे हिरण के समय हम सिंह देखते हैं ना, हिरण के सिंह में, वैसे हिरण के सिंह में क्या था कि हिरण के सिंह की तरह बड़े बड़े सिंह वाले जानवर मिले हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो से मिला है। यानी कि एक क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो है मनके का साक्ष्य मिला लोथल एवं चनहुदड़ो से। लोथल एवं चनहुदड़ो से ये एक हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल थे, लोथल एवं चनहुदड़ो। यहाँ से मिला है, किस साक्ष्य मिला हुआ है, तो ये मिला मनके का साक्ष्य यानी कि मटका का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल एवं चनहुदड़ो से। कहाँ से, लोथल एवं चनहुदड़ो से। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी क्या थी,
जैसे हमारे इसमें हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है, उस तरह से सिंधु सभ्यता का जो लिपि था वो क्या था, भाव चित्रात्मक था। कैसा था, भाव चित्रात्मक। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। यानी कि हम लोग लिखते हैं तो बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, लेकिन वो दाएं से बाएं तरफ लिखते थे, यानी उल्टा लिखा करते थे। ठीक है। लेखन कला की उच्चतम प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। यानी कि लेखन में प्राप्त करने वाली, लेखन की या प्राचीन लेखन के बारे में, लेखन में विकसित करने वाला, विकास करने वाला सबसे पहले सभ्यता कौन थी, तो था सुमेरिया की सभ्यता। कहाँ की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विनाश के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, विनाश के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला है, यहां से देखते हैं हम लोग, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले हैं। यानी कि यह क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये दे सकता है कि सड़क के पीछे, घर के पिछवाड़े जो, यानी क्वेश्चन देगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो सड़क के या आपके नालियां थी, उन नालियों का या दरवाजे जो थे, दरवाजे किस ओर खुला करते थे, घर के सड़क के ठीक पीछे। सड़क हमारा इस साइड में, मान लीजिए यहाँ पे हमारा घर हो गया, ठीक है, यहाँ से एक रोड निकल रहा है, तो इधर न द्वार खुल के, और क्या द्वार खुलता था, सीधे पीछे द्वार खुला करता था। लेकिन वैसे में ही एक लोथल जगह था जहां पे पाया गया कि इस तरफ सड़क के तरफ क्या करते, दरवाजे उसके खुले हुआ करते थे। ठीक है, चलिए, सिंधु सभ्यता में प्रमुख फसल क्या थी, ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता में प्रमुख फसल क्या थी, तो गेहूं और जौ था। क्या था, गेहूं और जौ था। कैसा क्या था, गेहूं और जौ था। सैधवन वासी मिठासा के लिए शहद का प्रयोग क्या करते थे, यानी कि हम लोग मीठा, इसमें चीनी कर रहे हैं, गुड़ कर रहे हैं, कई तरह के हम लोग मीठा चीजों को खा रहे हैं, तो उस तरह से क्या उस समय लोग प्रयोग में आते थे शहद, और आज भी लोग शहद खाते हैं। इसका प्रयोग क्या करते थे, शहद का प्रयोग क्या करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से प्राप्त हुआ है। यानी कि जो मिट्टी से बने जो हल थे वो कहाँ से मिले हैं, बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल में चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल में से ही प्राप्त हुआ है। यानी कि जो चावल का साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, चावल का साक्ष्य जो लोथल से प्राप्त हुआ है, और हमें लोथल से और इसके सामने रंगपुर से भी हुआ है। ठीक है, जो है चावल एवं रंगपुर एवं लोथल में चावल के दाने मिले हैं, जिसे ये पता चला जा सकता है, इसलिए पता कर सकते हैं कि आखिरकार ये दोनों स्थल ऐसे स्थल है जहाँ पर चावल अधिक मात्रा में उगते थे। लेकिन सबसे प्रसिद्ध कौन था, वो था आपका लोथल। क्या है, लोथल। बाकी आज की वीडियो हम यहीं तक रहते हैं। एक बार कमेंट में बतलाएंगे जरूर आप लोग कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कर दें। हम उस वीडियो को अगले नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, पार्ट 4 में दे देंगे। बाकी यह जो वीडियो आपको कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट बताएंगे। अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो उससे मैं मोटिवेट होऊंगा, और आपका आज जो है आधे घंटा क्लास करा रहा हूँ। कभी आप जब इससे लाइव में जुड़ेंगे तो 10 घंटे का क्लास पूरे हम निचोड़ दे देंगे, पूरे एक दिन में ही पूरे हिस्ट्री को हम खत्म कर देंगे। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हम दे रहे हैं ताकि आप पढ़ने में भी सहूलियत हो आपको, और आप ज़्यादा बोरिंग भी महसूस न करें। इसलिए चलते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय दत्त सेंटर।